हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी। इसे हिंदी में बोलेंगे जीव विज्ञान का सिलेबस। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीव विज्ञान में कौन कौन सा यूनिट्स पढ़ना है। जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है जीवन की प्रक्रियाएं। सेकेंड यूनिट है जंतुओं व पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा यूनिट है पौधे एवं जंतुओं में जनन। चौथा जो यूनिट है उसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट का नाम है जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को देखते हैं। सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह सब लाइफ प्रोसेस हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, रिस्पायरेशन है, क्रिएशन है, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, न्यूट्रिशन। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया परिवहन, रिस्पायरेशन का मतलब हो गया श्वसन, एक्सक्रीशन का मतलब हो गया उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया जनन, और डाइजेशन का मतलब हो गया पाचन, न्यूट्रिशन का मतलब हो गया पोषण। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए जीवन की प्रक्रिया होती क्या है, इसे सिंपल भाषा में समझिए। जैसे हमारा जीवन है, कोई भी जीव है, चाहे हमारा जीवन है, हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी क्रिया होती है, प्रक्रियाएं। यानी हम कह सकते हैं कि वे सभी प्रक्रियाएं या वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव, कोई भी जीव यानी सजीव जिसको बोलते हैं, स्वयं को बनाए रखता है, यानी अपने आप को जिंदा रखता है तथा अपने समान संतान को उत्पन्न करता है, उन सब क्रियाओं को हम बोलते हैं जीवन की प्रक्रियाएं। जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, वहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया। कोई भी जीव होगा तो पोषण के अंदर होगा, यानी पोषण की क्रिया होगी। श्वसन होगा, वहन होगा, वहन को एक और नाम से जानते हैं परिवहन। उत्सर्जन होगा, जनन होगा। इतनी सारी क्रियाएं होंगी अगर कोई भी सजीव। ठीक है, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रिया। अब समझते हैं कि पोषण किसे कहेंगे। इसे हम हाल शॉर्टकट में समझ लेते हैं, बाकी एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखें जैसे पोषण क्या होता है। जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को कोई भी जीव है वह भोजन को या फिर पोषक तत्व को ग्रहण करता है तो उसी क्रिया को हम बोलते हैं पोषण। हम खाना खाते हैं, ठीक है, वह क्या हो गया, पोषण हो गया। श्वसन क्या होता है, भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन का। भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन जब भोजन से क्रिया करता है, ठीक है। अब भोजन से डायरेक्ट क्रिया नहीं करेगा, भोजन जब पाचन होगा उसका तो छोटे छोटे कण बनेंगे, जैसे कि ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तब ऊर्जा। क्योंकि हम श्वसन वाले टॉपिक। वहन यानी परिवहन, परिवहन का मतलब होता है जो भी पोषक तत्व भोजन में है वो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचते हैं, ब्लड के माध्यम से ब्लड में घुलते हैं। वहन या परिवहन। उत्सर्जन का मतलब शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ बना है, खराब पदार्थ बना है, शरीर से बाहर निकाल आता है उत्सर्जन। जनन क्या होता है, अपने जाति को बनाए रखने के लिए संतान को उत्पन्न कर जनन का। जनन के लिए भी एक अलग वीडियो है। ठीक है, तो पोषण के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, श्वसन के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, वहन के लिए बनाएंगे, उत्सर्जन के लिए बनाएंगे और जनन के लिए। ये 5 वीडियो में जाके क्लिक। तो अभी हम शुरू करते हैं पोषण। ठीक है, आज हम पोषण के बारे में अच्छे। चलिए आगे हम देखते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। के अंदर आता है, जैव प्रक्रम में ही आता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, जैव का मतलब होता है सजीव। आप इस जहाँ भी जैव दिखाई दे, आपको समझ लेना है कि सजीव की बात हो रही, जीव जीवन। रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि जीवों के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसी को बोलते हैं जैव रासायनिक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं।
यह दो प्रकार की होती है, एक होती है अपचयी क्रियाएं जिसे बोलेंगे कैटाबोलिक रिएक्शन, दूसरा होता है उपचयी क्रियाएं जिसे बोलेंगे एनाबोलिक रिएक्शन। अब हम समझते हैं कि अपचयी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। यानी कि अपचयी क्रिया में क्या होगा कि जो जटिल यानी बड़े कार्बनिक अणु होंगे वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएंगे, जैसे कि पाचन हो गया, श्वसन हो गया। ठीक है। आगे है उपचयी क्रियाएं। तो उपचयी क्रिया अपचयी क्रिया का अपोजिट होता है, एनाबोलिक रिएक्शन। इन क्रियाओं में सरल कार्बनिक यानी छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिल करके जटिल कार्बनिक अणु यानी बड़े कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं, जैसे कि वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल का संचरण। जैसे वसा है वह भी क्या होगा, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है। प्रोटीन भी छोटे अणुओं से, न्यूक्लिक अम्ल भी छोटे। अब यहाँ पर क्या है कि ये सारी किससे बने, छोटे छोटे अणु मिल करके यानी सरल कार्बनिक अणु के जटिल कार्बनिक अणु यानी बड़े अणु का निर्माण करते हैं। जो कि जैव प्रक्रम का फर्स्ट टॉपिक है पोषण, जो कि हम पहले देखे थे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो पोषण लिखा है, अब इसके बारे में पूरे डिटेल में हम समझ। ठीक है, अब ये पूरा डिटेल में ख़त्म हो जाएगा तब जाके श्वसन। सबसे पहले बात करेंगे पोषण। चलिए बात करते हैं पोषण होता है। देखिए पोषण के बारे में हम जान चुके हैं, कोई भी जीव है अगर भोजन को ग्रहण कर रहा है तो ग्रहण कर जो प्रक्रिया होती है उसी को हम पोषण बोलते हैं। ठीक है, यानी जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, यानी कोई जीव है अगर भोजन को ग्रहण कर रहा है तो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, ठीक, उसी को बोला जाता है पोषण। अब बात है कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, यानी भोजन ग्रहण करने की जरूरत क्यों पड़ती है। कोई भी जीव है तो उसके शरीर को चाहिए ऊर्जा, तो भोजन जो होता है एक ऊर्जा का स्रोत होता है। यानी किसी भी जीव के शरीर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए पोषण की आवश्यकता। दूसरा है शारीरिक वृद्धि, यानी कोई भी जीव है उसके शरीर के वृद्धि विकास के लिए पोषण की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता। शरीर में टूट फूट की मरम्मत। अब शरीर में किसी प्रकार की कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई हैं तो उसकी मरम्मत के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स होती है जो शरीर में की कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायता। रोगों से प्रतिरक्षा। तो भोजन का काम होता है रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान। डायरेक्ट भोजन रोगों से प्रतिरक्षा नहीं करता, भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि बात करें रोगों से प्रतिरक्षा, विटामिन्स, हम अलग अलग भोजन ग्रहण करेंगे तो उसमें विटामिन्स होती है जो कि शरीर को प्रतिरक्षा। ठीक है, तो पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो ऊर्जा के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में किसी प्रकार की टूट फूट की मरम्मत के लिए, रोगों से प्रतिरक्षा के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। आगे है भोजन के मुख्य घटक अथवा पोषक तत्व, यानी कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले इसे तीन वर्गों में बांटा गया। एक तो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा है निर्माणकारी पोषक तत्व। निर्माणकारी मतलब शरीर में किसी प्रकार का टूट फूट हुआ है या शरीर में वृद्धि विकास करने के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह होता है प्रोटीन। आगे प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व तो विटामिन हो गए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना जैव अणु होता है। जैव अणु का मतलब जीवों के अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसी को हम बोलते हैं जैव अणु। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह भी एक तरह के जैव अणु होते हैं, यानी जीवों के अंदर पाए जाते हैं। ये किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आगे है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट को दो वर्गों में बांटा गया, एक सरल कार्बोहाइड्रेट और एक जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे, ये मोनोसैकेराइड होते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और डाइसैकेराइड में जैसे सुक्रोज, लैक्टोज। ये सब क्या है, सरल कार्बोहाइड्रेट। ये जो होते हैं जल्दी से पच जाते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं ये मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड है जो जल्दी पच जाए। मोनोसैकेराइड में याद रखना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डाइसैकेराइड में याद रखना है सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट है जटिल कार्बोहाइड्रेट। ये पॉलीसैकेराइड होते हैं जैसे कि स्टार्च हो गया, फाइबर हो।
ये धीरे धीरे पचते हैं। ठीक है, जटिल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह धीरे धीरे पचते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, यानी कार्बोहाइड्रेट किन किन स्रोतों से पाया जाता है। सबसे पहले अनाज, अनाज में जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। एक फल और सब्जियां में देखेंगे तो केला, सेब, गाजर, आलू। दालें और फलियां में देखेंगे तो चना, मसूर, बीन्स। दूध और डेयरी उत्पाद में देखेंगे तो दूध, दही, पनीर। इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का महत्व, का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत, यानी ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का महत्व है, यानी कार्बोहाइड्रेट का यूज जो होता है ऊर्जा के स्रोत के रूप में। जैसे कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं जो मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और मस्तिष्क तथा मांसपेशियों के लिए आवश्यक होते हैं। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने, यानी कि शरीर में जो रक्त होता है उसके अंदर जो शर्करा होते हैं यानी शुगर्स होता है उसको नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पाचन में सहायता, कार्बोहाइड्रेट जो होता है पाचन में सहायता करता है, जैसे फाइबर हो गया। ठीक है, फाइबर वाले कार्बोहाइड्रेट पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट की कमी, अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगा तो शरीर में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से थकान महसूस होगा, कमजोरी महसूस होता है, अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यदि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो गई तो क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से वजन बढ़ना, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती। ठीक है, तो ये हो गए कार्बोहाइड्रेट के बारे में। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है वसा। वसा क्या होता है, एक तरह का कार्बनिक यौगिक होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हो। फैट, लिपिड, वसा। देखो, फैट बोलिए चाहे वसा बोलिए, बात एक का है। लिपिड नामक पदार्थों के एक समूह में से है। लिपिड नाम का जो पदार्थ होते हैं उसी में का एक भाग है, समूह में का एक प्रकार है, जिसे हम फैट या वसा बोलते हैं। यह तरल या ठोस रूप में पाया जाता है, यानी जो फैट होता है वह ठोस या तरल यानी लिक्विड रूप में पाया जाता है। इसका काम क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत। ये जो होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान। वसा शरीर के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तरह ही महत्वपूर्ण है। शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य, वसा शरीर के अंगों को सहारा देती है, ऊतकों की रक्षा करती है और कुछ महत्वपूर्ण विटामिन को अवशोषित करने में मदद करती है। ये हो गए वसा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड नामक छोटे छोटे अणुओं से बने जटिल जैविक अणु होते हैं या जैव अणु होते हैं जो शरीर की संरचना, कार्य और विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होती है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन का काम क्या होता है, तो ऊतकों का निर्माण। प्रोटीन से मांसपेशियां, हड्डियां, त्वचा और अंगों का निर्माण होता है। दूसरा इसका कार्य ऊतकों की मरम्मत। प्रोटीन से ऊतकों की मरम्मत और रख रखाव होता है। शरीर की संरचना, प्रोटीन से शरीर की आधारभूत संरचना बनती है। शरीर की रक्षा, प्रोटीन से एंटीबॉडीज बनती है जो शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से बचाती है। शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं, प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं जो शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। शरीर के उपापचय, प्रोटीन से उपापचय प्रतिक्रियाएं संचालित होती हैं। ठीक है, शरीर का पीएच और द्रव संतुलन, प्रोटीन पीएच और द्रव संतुलन को बनाए रखता है। शरीर का ऊर्जा स्रोत, प्रोटीन ऊर्जा स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो इतनी पॉइंट आप इसमें से ज़्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट याद रखेंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, इतनी सारी होगी प्रोटीन के कार्य। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। विटामिन क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है जिनकी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और ठीक से काम करने के लिए छोटी मात्रा में आवश्यकता होती
विटामिन की बहुत छोटी मात्रा की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत होती है। हाँ, विटामिन के ज़्यादा प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा भी रहेगा तो चल जाएगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो भैया विटामिन जो होती है शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वे कई महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करते हैं, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन, हड्डियों, मांसपेशियों और ऊतकों का विकास और रखरखाव, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना, ये सब के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके प्रकार है तो इसे दो वर्गों में बांटा जाता है, एक वसा में घुलनशील जैसे ADE के, और जल में घुलनशील B और C। याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी, B और C। ठीक है, आगे हम देखेंगे स्रोत क्या है। तो विटामिन विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कि फल हो गया, सब्जियां, अनाज और मांस। इसकी कमी से क्या होगा? यदि शरीर में किसी विटामिन की कमी होती है तो कई तरह के स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक की बीमारी हो सकती है, त्वचा से संबंधित बीमारी हो सकती है। विटामिन B12 से तंत्रिका तंत्र के लिए जरूरी है, यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण यानी RBC कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। विटामिन C जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और घावों को भरने में मदद करता है। विटामिन D जो है हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। ठीक है, बाकी एक आपके लिए एकदम सेपरेट यानी अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे केवल विटामिन की पूरे डिटेल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टॉपिक हमारा पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषम पोषी। पोषण के आधार यानी पोषण के प्रकारों का आधार ये है कि जीव भोजन कैसे बनाते हैं और कैसे ग्रहण करते हैं। ये जो वर्गीकरण है दो प्रकार के, वह पोषणों के प्रकार का आधार क्या है? जीव जो है भोजन कैसे बनाते हैं और कैसे ग्रहण करते हैं, उसके आधार पर। सबसे पहले स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवणों की मदद से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। स्वपोषी पोषण दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषक स्वपोषी, रसायन संश्लेषी स्वपोषी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण में जीव दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं, यानी ये स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवों को खा जाते हैं। ठीक है, या दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि सभी जंतु व फफूंद हो गए। विषम पोषी जंतु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे शाकाहारी हो गए, मांसाहारी हो गए, अपमार्जक हो गए, परजीवी हो गए। शाकाहारी में आएंगे जंतु व हरे पेड़ पौधे, मांसाहारी में जंतु, अपमार्जक में जंतु और फफूंद, और परजीवी में होंगे जंतु, फफूंद और कुछ जीवाणु। ये हो गए विषम पोषी पोषण। इस तरह से हमारा पोषण टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। यह प्रक्रम का फर्स्ट जो प्रक्रम है वह है पोषण। पोषण के बारे में हमने पूरे अच्छे से समझा कि पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्या होती है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं और पोषक तत्व क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।